नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इस अंक में तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय के साथ, अपने ताजा आंकड़ों के साथ मेरे साथ मौजूद है खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राकेश। स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हरारे में। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप ए में एफसी गोवा ने भारतीय वायुसेना को 1-0 से पराजित किया। इस समय केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला सुबह दिल्ली से। खेल मंत्रालय ने फीफा और एएफसी से भारतीय क्लबों को निर्धारित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया, और भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एफटीएक्स क्रिप्टो कप में हैंस नीमन को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच श्रृंखला चल रही है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार 12:45 पर शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मैच में शिखर धवन के 81 और शुभमन गिल के 82 रन की शानदार पारी से भारत ने 192 रन बनाकर 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत के लिए ये जो श्रृंखला है राकेश, अगर हम मान के चलें कि आने वाले एशिया कप से पहले तैयारियों के लिए बहुत अच्छी श्रृंखला है। नहीं, बिल्कुल तैयारियों के लिए अच्छी श्रृंखला है, लेकिन जहां एशिया कप होना है वहां और जहां ये मैचेस हो रहे हैं दोनों में बहुत, वहां के पिचों में, वहां के माहौल में बहुत फर्क है। और यहाँ अगर आप देखें तो हमारा प्रदर्शन बहुत धमाकेदार प्रदर्शन रहा है पहले मैच में, लेकिन डर ये होता है कि युवा टीम है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर एक आत्मसंतोष की भावना आ जाए। और भारत ने 3 बार जिम्बाब्वे के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज कर दी है, तीसरी बार ये की है। तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा है, कम स्कोर पर उनको आउट किया, फिर आपने बिना विकेट गंवाए जिस तरीके से जीता। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रास पे नजर डालें तो 25 के करीब एक्स्ट्रास जो भारतीय टीम ने दिए वो मेरे लिए चिंता का सबब है। और इसमें वाइड के बहुत रन है, 20 से ज्यादा रन वाइड के हैं। तो ये बड़ी एक चिंता की बात होती है। इससे लगता है कि हमारे फास्ट बॉलर जहां विकेट तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्लोज कंटेस्ट होगा, इतने मतलब एक्स्ट्रा रन देने के बाद टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। अगर इतने रन ना दिए गए होते तो जिम्बाब्वे को और कम पे आप रोक सकते थे। तो जो हमारे तेज गेंदबाज हैं उनको थोड़ा इस तरफ ध्यान देना होगा कि एक्स्ट्रा रन कम से कम जाएं, वाइड्स कम से कम हो, क्योंकि आपको एशिया कप में इन सब चीजों के लिए एक तैयारी का आपको यहाँ मौका मिल रहा है। युवा हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके पास, और इसमें से मुझे लगता है कि एक अच्छा आपको एशिया कप से पहले जो ये मैचेस मिल रहे हैं, अच्छी तैयारी रहेगी। भारतीय टीम ने जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग की है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब कल जब मैच होने शुरू होगा, दूसरा मैच होगा, तो भारतीय टीम हावी नजर आएगी। हालांकि अगर जिम्बाब्वे कमबैक कर सकती है, जैसे कि जिम्बाब्वे की टीम के साथ लगातार रहा है, कुछ छुपे रुस्तम पहले के जमाने में भी थे जो लगातार खेलते थे। अगर मैं फ्लावर बंधूस की बात करूं, क्या उस तरह का जज्बा, उस तरह के क्रिकेट खिलाड़ी अब देखने को मिलेंगे? देखिए, जिम्बाब्वे का जो उसकी अर्थव्यवस्था है, जो राजनीतिक माहौल वहां पे रहा है, उसकी वजह से इस तरह से एक टीम जो उनकी, जैसा आपने उस जमाने की बात की जब फ्लावर बंधु खेला करते थे, तो वो एक अलग चीज थी। उनके पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक वो हिंदुस्तान में यहाँ फील्डिंग की कोचिंग देने के लिए भी आए क्लब वालों को, और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग भी वो देते थे। तो काफी चीजें थी कि दुनिया उनसे सीख रही थी। लेकिन अब एक ऐसी चीज जो स्थिति में है कि उन्हें बहुत सीखने की जरूरत है। एक सिस्टम अच्छा डेवलप हो, डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हाँ, खिलाड़ी उनके जुझारू हैं, रहे हैं और कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी भी टीम के साथ खेलते हैं तो उसको कम करके आंक नहीं सकते। और पूरी ये सीरीज है, और एक मैच जीतने से आप कहीं आत्मसंतोष की भावना अंदर नहीं आने देनी चाहिए। जी राकेश, भारतीय बॉलिंग की बात करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करते हैं, आपने एक्स्ट्रास की बात करी है। कृष्णा शानदार बॉलिंग करते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के साथ भी 6 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं। लेंथ और लाइन कहीं खो जाती है उनकी। देखिए, जब एक मैंने बताना अलग तरीके का माहौल है, अगर बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा था तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासतौर युवा खिलाड़ियों के लिए, कि जब आप अगर पहली बार वहां पर जा रहे हैं। वैसे तमाम इस तरह के दौरे हमारी युवा टीम जाती रहती है, ए टीम्स के साथ जाती है खेलने के लिए, विदेशों में उनको भेजने का यही एक
मकसद होता है कि भाई वो वहां के माहौल में खुद को ढालने का, लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, आप जिस कंट्री में जाते हैं आपको बहुत कम दिन मिलते हैं एक्लेमेटाइज होने के लिए, प्रैक्टिस सेशन भी कम मिलते हैं, प्रैक्टिस मैच भी, अब तो उनका जिक्र भी आसानी से नहीं होता है प्रैक्टिस मैचों का, क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल रहता है। तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो पहले मैच होता है, शुरुआत का दौरे का पहला मैच, उसमें थोड़ा सा युवा खिलाड़ियों के साथ ये दिक्कत आती है, और वो जितनी जल्दी इसके अंदर सुधार करेंगे और कम से कम रन दें और ज्यादा से ज्यादा विकेट लें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जी, एक बार फिर भारतीय बॉलिंग पे नजर डालते हैं। दीपक चहर ने 7 ओवर कोई मेडन नहीं, 27 रन और 3 विकेट लिए हैं। 4 की एवरेज से लगभग उन्होंने भी रन दिए हैं। हालांकि जिम्बाब्वे ने कोई बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की है, फिर भी 191 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए और भारत को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया। लेकिन भारतीय बॉलिंग ने लगातार 4, 5 और 6 की एवरेज से रन दिए हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन दीपक चहर देखिए लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से 3 विकेट लिए, और मुझे लगता है कि 60-65 रन तक जाते जाते आपके 5 विकेट उनके हासिल कर लिए थे। तो मैच आपकी पकड़ में काफी हद तक आ चुका था, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ऐसी मजबूत नहीं है कि उसका जो निचला ऑर्डर है वो आपके लिए बड़ी पारियां खेल सके। तो गेंदबाजी ये अच्छी की, रन जरूर दिए लेकिन विकेट लिए इन्होंने, वो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है। एक अच्छी चीज ये है कि आपने विकेट्स हासिल किए, और पिच मददगार थी तेज गेंदबाजों की उसमें, और अक्षर पटेल ने भी विकेट लिए, यानी कि स्पिनर्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की उस पिच के ऊपर। तो मुझे लगता है बस एक ये रन देने वाली बात जो है वो थोड़ा सा रोकनी होगी, कंट्रोल क्योंकि उस पर करना होगा। लेकिन जो ये विकेट ले रहे हैं, शुरुआती विकेट लेना, ये हमारे जो तेज गेंदबाज हैं उनके अंदर अगर ये आदत डेवलप होती है तो वो टीम के लिए फायदेमंद रहेगी। राकेश, एक बात और, भारतीय बैटिंग में भी ओपनिंग में सलामी बल्लेबाजी में बदलाव किया गया। जहां ईशान किशन को देखना चाहिए तो वह शुभमन गिल को लेकर आया, और ये प्रयोग भी सफल रहा। हाँ, मुझे लगता है कि केएल राहुल के आने से, देखो केएल राहुल का ये माना जा रहा था शुभमन गिल को शायद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़े केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल ने ये देखा कि ये जो जोड़ी है ये कई बार सेंचुरी पार्टनरशिप कर चुकी है, और इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चलता है। आप देखिए इनके रन भी दोनों के लगभग बराबर है। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल ने बतौर कप्तान टीम के हित में ये बड़ा अच्छा फैसला लिया कि भाई इनसे ओपनिंग कराई जाए, और दोनों ने अपने कप्तान को सही साबित भी किया। एशिया कप शुरू होने वाला है, एक बार फिर हम उस पर लौट कर आते हैं। इस भारतीय टीम से सिर्फ दीपक हुड्डा और केएल राहुल, ये 2 खिलाड़ी हमारे को नजर आएंगे। बाकी खिलाड़ियों के लिए हम किस तरह से मान के चलें कि आने वाले एशिया कप से पहले जब उनको खेलने का मौका नहीं मिला? देखिए, खेलने का मौका बात वो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास जो है धुरंधर हमारे खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन वो करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैचेस खेलकर वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे होंगे, और मुझे लगता है कि एशिया कप के अंदर उन्हें कोई ऐसी खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक टफ कंपटीशन होगा, ये एक बड़ी बात है। श्रीलंका में पहले टूर्नामेंट होना था, लेकिन उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों को ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट इतने सालों से हमारे स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो एशिया कप तो एशिया कप है, आपको अच्छा तो परफॉर्म वहां पे करना ही पड़ेगा। राकेश, 27 तारीख से ऑफिशियली शुरू हो रहा है श्रीलंका और अफगानिस्तान का पहला मैच है। भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ खेलेगा 28 तारीख से। बाबर आजम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और शायद भारत के लिए वही एक तुरुप का भी साबित हो सकते हैं। हाँ, लेकिन देखिए अब पाकिस्तान के बल्लेबाज तो हैं, लेकिन जो हमारे टीम जो है डिपेंड करती है वो ज्यादातर बल्लेबाजी के ऊपर डिपेंड करती है। जो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैं उनसे भी हमें बिल्कुल काफी चिंता का विषय हमारा वो रहेगा वहां पर। और मुझे लगता है जैसे आपने बाबर आजम की बात की, बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, मैच का पासा पूरा अपने कंट्रोल में रख के पलटने की क्षमता उनके अंदर है कि अकेले अपने दम पे वो मैच वहां पर जिता सकते हैं। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं या ये एशिया का टूर्नामेंट, ये भारत पाकिस्तान का जो पहला मैच रखने का वो जो सिलसिला ये चल पड़ा है ना, तो ये कहीं ना कहीं अब क्योंकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार गया था, तो एक प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर रहता है इस मैच का। और मुझे लगता है कि अब उस प्रेशर से निकल के भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन कर अच्छी शुरुआत जीत के साथ करेंगे तो उनके हौसले में भी बढ़ोतरी होगी।
और कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट के लिए भी उनको फायदा रहेगा। लेकिन अगर आप पहला मैच ही हारते हैं और वो भी पाकिस्तान से, पहले भी आप उनसे जो है वर्ल्ड कप में हार चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो टीम के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। राकेश, के यूएई में मुकाबले हो रहे हैं, शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। क्या वही शारजा वाला माहौल नजर आएगा जो कुछ साल या यूं कहीं कि बहुत साल पहले नजर आता था? देखिए, अब वो वाली बात तो रही नहीं। पहले तो लगता था कि वहां पर एक तरफा जो है फाइनल अगर हो तो भारत को हराने वाली बात होती है। बहुत कम फाइनल भारत ने वहां पर जीते हैं और पाकिस्तान के पक्ष में बहुत जबरदस्त वहां पर माहौल रहता था। लेकिन पहले अंपायरिंग का भी था, बहुत सी चीजें, फैक्टर्स काम करते थे जो कि अब है नहीं वहां पर। तो मुझे लगता है कि वो वाली पहले वाली बात तो अब नहीं है। अब सबके लिए जो है इक्वल स्टेज है वहां पर, और जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा वो वहां पर जीत की हासिल करेगा। क्रिकेट के बाद बात फुटबॉल की। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में ग्रुप बी में इस समय केरल ब्लास्टर्स का मुकाबला सुदैव दिल्ली से हो रहा है। दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पे हैं। इससे पहले आज दिन में कोलकाता में ग्रुप ए के एक मैच में फुटबॉल क्लब गोवा ने भारतीय वायुसेना को 1-0 से पराजित किया। फुटबॉल क्लब गोवा की ओर से एकमात्र गोल वेलियतिल ने किया। सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है भारत का और लगभग सभी फुटबॉल प्रेमी इसको देखना भी चाहते हैं, इसमें खेलना भी चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां इस समय फुटबॉल को लेकर भारत में हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को चोट पहुंच रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूरा जो फुटबॉल जगत है इस समय बड़े सदमे की स्थिति में है कि जो फीफा ने बैन लगा दिया हमारी फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, और उसकी वजह से देखिए अधिकारियों ने गलतियां की हैं। अधिकारी लालच से कुर्सी पे बने रहे और सजा खिलाड़ियों को मिल रही है। तो ये थोड़ी सी बात बड़ी अटपटी लग रही है कि टीमों को हमारी किसी भी उसमें टूर्नामेंट में इंटरनेशनल में खेलने नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अटपटी सी चीज हो रही है। अंडर 17 का जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होना था हमारे हिंदुस्तान में, वो होगा कि नहीं होगा ये भी अभी पता नहीं है। तो चीजें सारी मतलब ऐसे कि नुकसान खिलाड़ियों का हो रहा है। अधिकारी तो अपनी कुर्सी पे बने रहे और कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं, और बल्कि जो एएफएफ का इलेक्शन 28 अगस्त को वो होना है, उसके लिए आज नॉमिनेशन की आखिरी दिन था भरने का, और लोगों ने पर्चे भरे हैं वहां पर। और जिनमें बड़े नाम अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें भाईचुंग भूटिया है, उन्होंने भरा है। कल्याण चौबे हैं, उन्होंने भरा है। दिल्ली फुटबॉल दिल्ली के प्रेसिडेंट शाजी प्रभाकरन है, उन्होंने भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भर दिया है। और एक युगेनेस लिंगदो हैं पुराने खिलाड़ी, उन्होंने भी भरा है। और ममता बनर्जी के भाई अजीत बनर्जी ने भी वहां पर प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए पर्चा वहां पर भर दिया है। और जैसा कि कोर्ट की कमेटी ने तय किया, कोर्ट के हिसाब से कि भाई 36 अगर इकाइयां हैं आपकी राज्य की जो उसमें वोट देंगी, तो 36 ही प्लेयर भी होने चाहिए जी। और इसको लेके काफी हो हल्ला मचा है, लेकिन कोर्ट ने बोला है तो वो होगा। उसमें 36 जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी होंगे जो कम से कम एक मैच भारत के लिए इंटरनेशनल का जरूर खेले हों, और इसका नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी होने से 2 साल पहले वो रिटायर हो चुके हों। ये एक पैमाना है, ये पैमाना रखा गया है। और जो 24 पुरुष खिलाड़ी होंगे इसमें 36 में से, और 12 जो हैं वो महिला खिलाड़ी होंगी जी। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यही है कि महिलाओं को भी और खिलाड़ियों को भी, और एक अच्छा लोगों को लग रहा है। लेकिन फीफा इसी बात से जो है नाराज है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो स्टेट यूनिट्स हैं उनके उतनी ही संख्या में खिलाड़ियों को क्यों वोट की पावर दी जा रही है। और खिलाड़ी बड़े खुश हैं इस बात से कि भाई उनका जो चांस है पद पे बनने का वो उससे बढ़ जाता है। भाई खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी का समर्थन करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भी भर दिया है, तो खिलाड़ियों में आपस में कंटेस्ट चल रहा है। भाईचुंग भूटिया का नाम अभी अंतिम क्षणों में आया है, उससे पहले चौबे पर पूरे के पूरे समर्थन मिल रहा था, जो खबरें आ रही थी। बिल्कुल, कल्याण चौबे है, गुजरात फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से उनका भरा गया है, और अरुणाचल की फुटबॉल एसोसिएशन ने उनका समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि वो भी बीजेपी के सदस्य हैं, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें पॉलिटिक्स भी पूरी होती ही है, जितना भी ये जितनी खेल एसोसिएशन है। लेकिन एक अच्छी बात है, देखिए इनमें से कोई भी जीतेगा, तो अगर पूर्व खिलाड़ियों में से चाहे वो कल्याण चौबे जीते, चाहे वो भाईचुंग भूटिया जीते, चाहे वो लिंगदो जीते, खिलाड़ी अगर इस पद पे बैठेगा एक अध्यक्ष पद पर, जैसे सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बैठे हैं, तो जो वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन देखिए गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन एक लोगों को भरोसा रहता है कि भाई अगर एक खिलाड़ी बैठा तो कम से कम खिलाड़ियों का हित तो वो देखेगा प्रायोरिटी बेसिस पे। ये खेल को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है, जो हमारा अब जो अक्टूबर के अंदर अंडर 17 वर्ल्ड कप होना है,
उसको लेके कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई हैं कि पिछले 1 साल से लगातार हम तैयारियां कर रहे हैं, हम प्रमोशंस भी कर रहे हैं और अब स्थिति ऐसी आ गई है बहुत असमंजस में। व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है कि क्या हमसे छीना जा सकता है? देखिए, अभी की स्थिति के हिसाब से जिस तरह से हमें सस्पेंड किया गया है और हमारी कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी हो नहीं सकती, ना हम किसी कोई इंटरनेशनल आयोजन कर सकते हैं, ना हम किसी इंटरनेशनल मैच में खेल सकते हैं। यही वजह है कि देखिए हमारी जो टीम है उज्बेकिस्तान पहुंची हुई है, गोकुलम की टीम, उसके लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने अनुरोध किया है फीफा से कि भाई उनको कम से कम वो उज्बेकिस्तान जा चुके थे जब ये फैसला हुआ, तो उनको कम से कम वहां खेलने की अनुमति दी जाए। एटी के मोहन बगान ने ऐसे AFC कप में भाग लेना है तो उनको वहां कम से कम खेलने की अनुमति दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फीफा ऐसे अनुमति देगा, और मुझे लगता है कि फीफा से जो दिमाग में फीफा के बैठा हुआ है, उसकी फीफा की काउंसिल को ये सोचती है कि भाई अगर कोर्ट या सरकार की तरफ से इंटरफेरेंस होता है तो ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, इसको हम मानेंगे नहीं। और इसी का फायदा जो AIFF में पद में बैठे अधिकारी थे वो ये इस तरह की कंप्लेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा किया जा रहा है, जबकि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को तो आपको मानना पड़ेगा। आप देखिए कितने ऐसे देश होते थे जहां पर सिगरेट और शराब अलाउड नहीं होती थी, तो जो भी कंट्री वहां जाती है अगर उसका स्पॉन्सर सिगरेट कंपनी होती थी तो वो उसके स्पॉन्सरशिप उसको खत्म करनी पड़ती थी उस देश को। ये क्रिकेट के अंदर हमने बहुत बार ऐसी चीजें देखी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस देश में हम रहते हैं, हमारे देश का जो कानून है, हमारी सरकार का, खेल मंत्रालय का जो स्पोर्ट्स कोड है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। हर जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उसको उस चीज को मानना ही पड़ेगा हर हालत में। और स्पोर्ट्स कोड की जो है अवहेलना हुई है यहाँ पर। प्रफुल्ल पटेल जो अध्यक्ष थे 3 बार के, 2020 में उनका खत्म हो रहा था, लेकिन उनको ऐसा सुनने में आया कि भाई वो फीफा काउंसिल में जगह चाहते थे, उसका इलेक्शन 2023 में होना है, तो उस वजह से वो चाहते थे कि मैं पद पे बना रहूं। उनकी 3 टर्म जो है पूरी कर ली, मतलब आप 4-4 साल की 3 टर्म पूरी करने के बाद भी अगर आपके अंदर कुर्सी में बने रहने का लालच रहता है तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रीड है हमारे खेल प्रशासकों की, बल्कि मैंने बताऊं आपको कि एक मुहिम चलाई कि भाई खेल जो हमारे प्रशासक हैं, जैसे हम खिलाड़ियों को विदेश में ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं, विदेशी कोच यहाँ पर बुलाते हैं, तो हमारे खेल जो प्रशासक हैं इनके लिए भी सरकार अगर करे तो इनके लिए जो है आप वर्कशॉप आयोजित करें, इनको विदेशों में भेजें कि भाई और देशों में फेडरेशन किस तरीके से काम करती है और आपको कैसे बेहतर स्पोर्ट्स कोड को समझना है और उसके हिसाब से ही आपको चलना होगा। तो इस तरह की वर्कशॉप इन खेल प्रशासकों के लिए लगानी चाहिए थी। कुछ फेडरेशनों के अध्यक्षों से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा ये आइडिया आपका अच्छा है, लेकिन आज तक किसी ने इस पे मतलब चर्चा नहीं की है, तो वो भी उसके लिए खुले मन से तैयार हो रहे हैं। अगर उनको कुछ सीखने को मिलता है सरकार की तरफ से, इस तरह की अगर पहल हो तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा भारतीय खेलों के लिए। राकेश, हमें उम्मीद है कि निर्णय कोई भी आएगा वो भारतीय खेल प्रेमियों के लिए और भारतीय फुटबॉल के लिए सही रहेगा। जरूर। इस बीच भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FTX क्रिप्टो कप में तीसरे दौर में हैंस नीमन को 2.5, 1.5 से हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। 17 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। प्रज्ञानंदा ने पहली बाजी गंवाने के बाद शानदार वापसी की, फिर दूसरी और चौथी बाजी में जीत हासिल कर 3 अंक हासिल किए, तीसरी बाजी ड्रॉ रही। ये एक शानदार सितारा जो है शतरंज की दुनिया में भारत का वो लगातार निकल कर आ रहा है। अभी उम्र सिर्फ 17 साल है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है इनकी, जो प्रज्ञानंद है बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा सनसनी के रूप में पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया में लोग इनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी शतरंज ओलंपियाड हुआ, हमारे खेल प्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शतरंज को बढ़ावा दिया है, कि जिस तरीके से उन्होंने जो शतरंज की मशाल थी उसके लिए यहाँ पर आयोजन किया दिल्ली में, और मैंने जीवन में शतरंज के लिए इतने लोग, मतलब 14-15 हजार लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में इकट्ठे हुए, 100 साल से अधिक की उम्र के भी लोग वहां पर थे और 5 साल के बच्चे को भी मैंने वहां पर देखा। उसके बाद जिस तरह से इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे और इतने समय तक वहां पर रहे खिलाड़ियों के बीच, तो उनका उत्साह बढ़ाने वाला है और शतरंज निश्चित रूप से भारत का एक अच्छा खेल रहेगा। भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड और मेजबान मोरक्को को IKF विश्व बीच कॉर्फ फुटबॉल टूर्नामेंट में हरा दिया है। मोरक्को में आयोजित टूर्नामेंट में पूल बी में भारत ने आज अपने अभियान की शुरुआत करते हुए इंग्लैंड को 10-2 और मोरक्को को 5-0 से पराजित किया। देखिए, कॉर्फबॉल बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। इसमें अगर सामान्य होगा तो 4-4 लड़कियां और 4 लड़के एक साथ एक टीम के अंदर खेलते हैं। ये बीच कॉर्फबॉल है। तो इसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां यहाँ पर खेल रही हैं और हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने
मैंने इस टीम को शुभकामनाएं देकर विदा किया था और टीम ने जाते ही वहां पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन, इंग्लैंड जैसी टीम को हराया, तो काफी अच्छी बात है। और मैंने 30 साल पहले इसको देखा था कॉर्फबॉल को, उसके बाद मैंने अब पिछले दिनों इसको देखा है दिल्ली स्टेट कॉर्फबॉल चैंपियनशिप में, तो मुझे लगता है कि ये खेल बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। राकेश, वक्त बहुत कम है, इस खेल पर हम फिर कभी आपसे चर्चा विस्तार से करेंगे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। ड्यूरम क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप सी में गोवा ने भारतीय वायुसेना को 1-0 से पराजित कर दिया है। इस समय केरला ब्लास्टर और सुदेव दिल्ली आमने सामने हैं। नमस्कार।